सो आज के क्वेश्चंस भी हमारे टीएस ग्रेवाल के बुक से ही दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जैसा कि देख पा रहे हो स्क्रीन पर। एक है क्वेश्चन नंबर 66, और जिसमें एक बार फिर हम कल ही के टॉपिक से कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले। कल ही के टॉपिक एक तरह से रिकैप्चुलाइजेशन है स्टेप्स का, और हर एक मेथड्स का जो हम फॉलो करेंगे 8 नंबर के इन क्वेश्चंस में। और इसके अलावा 66 के अलावा एक क्वेश्चन और भी लिया है मैंने, और वो क्वेश्चन है तुम लोगों का, आई थिंक 69 है कि क्या है, वेयर, हाँ 69। ये दो क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं, एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली पढ़ने समझने के लिए अगर 9 पन्नों का ये दो पीडीएफ है और दो ही क्वेश्चंस है सिर्फ इसमें, तो डेफिनेटली एक दो बड़े क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया आज के डिस्कशन में। पहले तो तुम लोग से यही पूछूंगा कि कल के दो क्वेश्चंस को कराने के बाद क्या तुम लोग के मन में कोई डाउट रिगार्डिंग यस्टरडेज टॉपिक या कोई है कन्फ्यूज़न, तो उसको पहले बताओ, सो दैट कि मैं उस अकॉर्डिंग आज के लेक्चर को आगे बढ़ा सकूं। और नहीं हो तो ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ जितना कल पढ़ाया वो समझ में आया है, तो मैं अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता हूँ। जल्दी रिस्पॉन्स करें सभी कि कल के पढ़े हुए टॉपिक से कुछ डाउट बन रहा है क्या किसी का? नो सर। सर नो सर सर। कल वाला वीडियो नहीं देख पाए। देखो, एक चीज़ मैं सब लोग कहूँगा, मैंने तो अपने एक आदत में बना लिया है, तुम लोग शायद देखते हो, मैं तुम लोग को शेयर करता हूँ इसलिए कि तुम लोगों को पता चलता हो या ना पता चलता हो। हावेवर यूट्यूब से मुझे जो जानकारी है वो ये बताता है कि अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाया हुआ है तो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाता है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि शायद तुम लोगों ने नोटिफिकेशन को ध्यान दिया या ना दिया, इसलिए मैं ग्रुप में मैसेज दोबारा से भेज देता हूँ कि ये वीडियो मैंने फाइनली अपलोड कर दिया। मेरी पूरी कोशिश डेली बेसिस पर रहती है कि तुम लोग क्लास खत्म होने के बाद अगले 2 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाए, सो दैट कि अगर तुम लोग सोते समय भी मोबाइल पा रहे हो या जिस समय भी तुम लोग को लगता है कि फ्री टाइम में हो तो देख सको वीडियो को। ये मैं अपनी आदत में डाल चुका हूँ, फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि तुम लोगों ने अपने आदत में शायद नहीं डाला है। मैं तुम में से उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कल कई लोग एब्सेंट थे, कल मुश्किल से शायद 10-11 लोग ही ने क्लास अटेंड किया था, तो उन सभी लोगों की बात बताना चाहूँगा। या हर 10 लोग जो रोज एब्सेंट रह रहे हैं, जैसे आज 20 लोग प्रेजेंट हैं, 21 लोग प्रेजेंट हैं, तो 10-12 अभी भी एब्सेंट हैं, तो वो बच्चे उन वीडियोस को डेली बेसिस पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता। बट रियली मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से वीडियोस तुम लोग का पूरा सेशन का रिकॉर्ड करके अपलोड होता है, तुम लोग को डेफिनेटली उससे फ़ायदा तो मिलना चाहिए, बट तुम लोग उसका कितना यूज़ करते हो आई डोंट नो। तो खैर चलो ठीक है, अब ये तो बात तुम लोगों के इंटरेस्ट पर ही आ जाती है, तो उस पर ज़्यादा मैं कुछ बात ही नहीं करूँगा। तो जैसा मैंने कल बताया था, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि रीडिंग नहीं लगाना है, बट क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि उसमें कुछ चीज़ों को हम पहले से हाईलाइट कर लें, या हमारे दिमाग में बातें छप जाएं कि ये चीज़ें इस क्वेश्चन में आने वाली हैं, चाहे वो ट्विस्ट कहो, चाहे वो कॉन्सेप्ट कहो, चाहे रूल मेथड, कुछ भी कहो। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो सुशील और सतीश ये दो पार्टनर्स के नाम मिल गए हैं, रेशियो आ गया है 3:2। एंड देन बैलेंस शीट में मैंने कल कहा था बैलेंस शीट को पूरा नहीं हमें पढ़ना है, लेकिन इतना जरूर करना है कि बैलेंस शीट को ध्यान से देखना है कि क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, और अगर है तो उसको टिक लगा लेना है। तो ये मौका तुम लोग को फिर एक बार दे रहा हूँ, ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है कि नहीं, और अगर है तो वो कौन सा है या कौन कौन सा है। सर है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर। हाँ सही जवाब है। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दिख रहा है, अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट्स में दिख रहा है, ये डेबिट बैलेंस का है कि क्रेडिट बैलेंस का है? सर डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस। बिल्कुल ठीक। एसेट साइड में जो चीज़ें होती हैं उन सभी का बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ लेजर रूल्स कहा जाए तो डेबिट होता है, और जो चीज़ें लाइबिलिटीज़ में होती है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, और कोई अगर कंपेयर तुम में से करना चाहता हो कि डेबिट तो भाई लेफ्ट साइड में होता है, क्रेडिट साइड राइट साइड में होता है, तो बता दूं वो लेजर अकाउंट की बात है। यहाँ बैलेंस शीट में कोई कहीं कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जितनी भी चीज़ें एसेट साइड दिखाई देती है उन सभी का बैलेंस डेबिट होता है, अदर देन दोज जिसको कि लेस करा गया है। जैसे यहाँ प्रोविजन लेस किया गया है तो इसका बैलेंस डेबिट नहीं होगा, इसका बैलेंस एक्चुअली क्रेडिट होता है। ओके, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस था डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। लेकिन जैसा तुम लोगों ने सीखा और जाना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैंने सिखाया है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। और बार बार कहता हूँ, दोहराता हूँ, जब कभी तुम लोगों को लगे कि तुम लोग उस कंडीशंस को भूल गए हो, याद नहीं आ रहा, तो दो तरीके, या तो अपने नोट्स को उठाओ, कॉपी पलटो, देखो, या फिर रेडीमेड वीडियोज़ अवेलेबल है वहाँ से जाकर देखो। तीसरा भी ऑप्शन मौजूद है कि वो भी नहीं पसंद है दोनों में से कोई, तो तीसरा ऑप्शन है मुझसे कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप करो, चाहे कॉल करके पूछ लो कि सर यहाँ डाउट आ गया है।
तो तीनों चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये चीज़ समझ में नहीं आती या डाइजेस्ट नहीं करूंगा मैं कि अगर कोई कहता है कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं है, इतने सिस्टम के बावजूद भी अगर कहते हो क्लियर नहीं है, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो बैलेंस शीट को पढ़ने का मकसद सबने समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का पता लगाना। अब उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स लिखे हैं उसको भी हम अभी के लिए इग्नोर कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। बस हमें इतना ही जानना है अभी के लिए रिक्वायरमेंट क्या कहता है। पास करनी है जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल और बनाना है बैलेंस शीट। देखो अब ये तो कंफर्म है कि दो रिक्वायरमेंट तो उन्होंने कह दिए, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन एंट्रीज अच्छा सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट का नामो निशान इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है हमको, या ये भी नहीं है कि बनाना कंपलसरी है। इट्स योर चॉइस, बनाओ चाहे मत बनाओ। लेकिन मेरा कहना ये है, चाहे ये एंट्री बनानी हो या ना बनानी हो, लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाले बिना तो उसमें वो डेटा हम लिख नहीं पाएंगे, और बैलेंस शीट के को बनाते समय उसमें एडिटिंग भी नहीं कर सकेंगे। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा बना लिया करें, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ है। रह गया मामला एंट्रीज, तो देखो मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था कि एंट्रीज को करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल तक के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, बैलेंस शीट से कोई एंट्री नहीं बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट तो एक एंट्रीज, दो कैपिटल और तीसरा बैलेंस शीट, यही तीन दिया है, लेकिन हम एक्चुअली रिक्वायरमेंट चार मान लेते हैं। एक तो एंट्री, और एक जो गायब है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक बैलेंस शीट। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सीधे सीधे अब हम लोग देखते हैं, पहले तो रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट को यहाँ पर ट्राई करेंगे एक बार समझने के लिए रफली यहाँ पर कि क्या किसका मतलब निकलता है, एंड आफ्टरवर्ड्स सॉल्यूशन में देखेंगे कि उसको कहाँ दिखाया गया है, कहाँ नहीं दिखाया गया। चलो देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहा जाता है, किसी का शायद माइक ऑन है, जरा ऑफ कर देंगे। समीर ब्रिंग्स 40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो ये कैपिटल का तो अभी कोई काम नहीं है, एंड अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। तो ये सारे कैपिटल और गुडविल का पॉइंट तब तक नहीं पढ़ो ना दिमाग लगाओ जब तक कैपिटल अकाउंट में एंटर ना कर जाओ, इसलिए छोड़ दो इसको। सेकंड पॉइंट आता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 3000। तो बता दूं, क्लेम वैसे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, कल भी एक क्वेश्चन में आया था, लेकिन उससे पहले ये जानना होता है कि हमारा क्लेम पहले से बढ़ रहा है कि मतलब एडिशनल लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जानना है। तो हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और जो कि है 5600, और यहाँ क्लेम दिया है उससे कम 3000, यानी बड़े इजीली इसी रिजर्व में से ये क्लेम एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, कल ही के जैसे हो जाता कि या तो रिजर्व ना होता और क्लेम यहाँ होता तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाता, या फिर ऐसा होता कि रिजर्व जितना दिया उससे ज़्यादा क्लेम यहाँ लिखा होता, तो भी हम कहते कि जो एक्स्ट्रा क्लेम निकल रहा है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाता। तो ओवरऑल कंक्लूजन है कि पहला पॉइंट तो वैसे भी रिवैल्यूएशन के लायक कभी नहीं था, दूसरा पॉइंट रिवैल्यूएशन के लायक जरूर था, लेकिन इस समय कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी फर्स्ट 2 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट रिवैल्यूएशन के लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट तरह का पॉइंट है और डेफिनेटली रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, जो कि है बैड डेट्स के बारे में। मैंने वैसे अपने सॉल्यूशन में वर्किंग नोट में खासकर दिखा दिया करके, फिर भी मैं समझाना चाहूँगा। देखो वैसे तो जब हम बैड डेट्स को नीचे पढ़ते हैं 6000 जो लिखा हुआ है, तो सबकी आदत में ये होता है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में उठाकर ये 6000 लिख दो, क्योंकि बैड डेट्स मतलब लॉस हो गया। लेकिन मैं यहीं पर सब लोगों को कहता हूँ गलतियाँ यहीं शुरू होती है। देखो हमें समझना पड़ेगा कि जो डेटर्स में ये लेस प्रोविज़न किया जाता है, या ये जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया था लास्ट ईयर में, उसका क्या मकसद था आखिरकार। तो उसका मकसद ही था कि जो हम बैड डेट्स यहाँ दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, उस बैड डेट्स को इसी से एडजस्ट कर लेना। तो हमने अगर 4000 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाया था, तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि इस 6000 में से कितना बैड डेट्स होगा जो इससे एडजस्ट हो जाएगा। जवाब दो जल्दी से। सर 4000 का। डेफिनेटली अगर 4000 का प्रोविजन है तो 4000 रुपए का बैड डेट्स एडजस्ट हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 6 में से 4000 का उसमें एडजस्ट हो गया, तो और कितने का बैड डेट्स बच जाता है? तो वो बच जाता है सर 2000 का। 1000, यानी 2000 हमारा एडिशनल बैड डेट्स या लॉस कह सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन में 6 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, बस यही 2000 रुपये आएगा। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से अब ये प्रोविज़न नहीं घटेगा, क्योंकि प्रोविज़न तो खत्म हो गया, क्योंकि प्रोविज़न का इस्तेमाल हमने बैड डेट्स के लिए कर लिया। डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से बस इसी 6000 के बैड डेट्स को घटा देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉइंट नंबर 3 से एक पॉइंट निकल कर आया। सर हाँ बोलो। सर जब भी एडजस्टमेंट में टू राइट ऑफ बैड डेट्स दिया रहेगा
तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया रहेगा? नहीं नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। देखो अब जो तुमने बात छेड़ी थी तो और भी प्रोबेबिलिटीज पहले सुन लो। अभी की प्रोबेबिलिटी सामने है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ प्रोविजन 4000 लिखा है, हो सकता है कि उस क्वेश्चन में ये प्रोविजन बिल्कुल ना मिले। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डेटर्स की वैल्यू 80,000 है और कोई भी प्रोविजन हमारे पास ना हो और सीधे सीधे एडजस्टमेंट में बैड डेट्स लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रोविजन पहले से था नहीं, बस बैड डेट्स हुआ है 6000, तो एज पर द कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोविजन था ही नहीं उसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल मिल सकता है। और जो तीसरा एक और बहुत रेयर कंडीशन है लेकिन मिल सकता है, वो भी सुन लो कि जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है लेकिन 4000 ना होता, मान लो ये होता 10,000, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये 10,000 होता, प्रोविजन की वैल्यू 10,000 और जो बैड डेट्स बाहर दिया है वो 6,000 होता। यानी हमारे पास बैड डेट्स है 6,000 और प्रोविजन है 10,000, तो हम बड़े आराम से इस पूरे बैड डेट्स को इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं और तब हमारे पास कोई एडिशनल बैड डेट्स भी नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटी समझ में आ गई सभी को? यस सर। Yes, sir. और बता Yes, दूं sir. कि मैंने इस बीच में तुम लोगों को मतलब इस बीच का मतलब पिछले 1-1.5 महीने की बात बता रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने तुम लोग को वो वीडियो शेयर किया या नहीं किया, बट लास्ट ईयर ही मैंने वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे अपलोडेड है, बैड डेट्स के सारे कंडीशंस के बेसिस पर एडजस्टमेंट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जितने तरह के बैड डेट्स या डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं, एक वीडियो में मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो मैं हो सकता है आज उसको क्लास के बाद तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, जिसको लगता है इंटरेस्टेड हो। और मैं तो सबको कहता हूं कि बैड डेट्स का पॉइंट रिवैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट ईयर 11th में भी था हमारे फाइनल अकाउंट्स में, तो उनको जरूर वहां से जाकर तुम लोग एक बार देख लेना, सो दैट तुम लोग का सारा पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाए एक ही जगह पर। अदरवाइज तुम लोग जब जब पूछोगे तब तब तो मैं बताता रहूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक तरह से तुम लोग के नोट्स के तौर पर काम करेगा। चलो खैर, क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रेडिटर्स के बारे में, कि क्रेडिटर्स में कुछ बोला है तो ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है, डेफिनेटली जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। फर्म के खिलाफ किसी दूसरे फर्म ने या किसी कंज्यूमर्स ने या किसी ने भी डैमेज का कोई क्लेम डाला होगा कोर्ट में, तो उसके बारे में बोला गया है, और जिसके लिए लायबिलिटीज़ बन रही है 2,000 रुपये की, जिसे हमें क्रिएट करना है। यानी कुल मिलाकर एक लायबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, मतलब लायबिलिटीज़ को बढ़ाना है। तो ये भी रिवैल्यूएशन का एक एडजस्टमेंट है, जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। अगला दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ऑब्वियस सी बात है, एक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में देख भी सकते हो, तो ये भी रिवैल्यूएशन का एक एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट पॉइंट गुडविल के बारे में है, जो कि रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं है। तो ओवरऑल पॉइंट नंबर 6, 5, 4 एंड 3, ये 4 पॉइंट्स हैं जो रिवैल्यूएशन में जा रहे हैं। अब इसी पर पहले हम अच्छे से बात करेंगे और रिवैल्यूएशन को समझेंगे। तो चलो अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग रिवैल्यूएशन को। एक मिनट, हाँ देखो जो बातें हमने डिस्कस की, अब उसी पर बेस्ड ये बना हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखो, सबसे पहले आ गए हम बैड डेट्स पर। बैड डेट्स में लिखा गया 2000, तो मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ 2000 कैसे आया, और इसके लिए बल्कि मैंने नोट्स बनाकर दिया हुआ, उसी को डायरेक्टली देखो, ये रहा बैड डेट्स का। देखो सीधे यहीं से देखो, मैंने ओरल बताया था, अब लिखित में देखो। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स कितना दिया हुआ था? 6,000। और हमारे क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में 4,000 रुपये का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, जो कि राइट ऑफ करने के लिए होता है बैड डेट्स को। तो मैंने देखो वही लिख दिया है कि टोटल 6 में से 4,000 रुपीज़ राइट ऑफ किया जाएगा प्रोविजन की मदद से। मतलब बैड डेट्स टोटल डायरेक्टली हमारा नहीं आएगा कहीं भी, उसमें से सबसे पहले जो राइट ऑफ होगा प्रोविजन से वो कर लेंगे। फिर जो बच जाता है, कितना बच गया? तो 2,000। इस 2,000 को एज एडिशनल लॉस, एडिशनल बैड डेट्स समझकर हम अपने रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइनली तुम लोग आप उसको देख सकते हो कि इसमें बैड डेट्स आया है कहाँ और कितने रुपए का। तो डेबिट में बैड डेट्स आ गया 2,000 का। बोलो जल्दी से, अब किसी को डाउट है कि नहीं? No, sir. No, नो sir. सर। No, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज़ यहाँ लिखा गया है एक और, मतलब सॉरी बढ़ाता हुआ। ऐसा क्यों किया गया है? तो अब जल्दी से क्वेश्चन का लैंग्वेज फिर एक बार देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो देखो क्रेडिटर्स के बारे में लिखा था, ये रहा, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 और देना है। मतलब जो यहाँ एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स है 20,000, एक्चुअली वो 20 नहीं है, 22 है।
या 22 करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या बना कि क्रेडिटर्स की वैल्यू 2000 से इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज़ कहाँ जाता है, सब लोग जानते ही हो अच्छे तरीके से। तो उस अकॉर्डिंग इसको हम दिखा देंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और जैसा तुम लोग देख पा रहे हो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्रेडिटर्स हमें यहाँ पर दिख रहा है 2000 से। एंड देन उसके बाद हमें एक पॉइंट मिला था, पॉइंट नंबर ये 5th, जिसमें था कि फर्म के खिलाफ क्लेम है डैमेजेस का, और जिसके लिए लाइबिलिटीज़ 2000 रुपये की क्रिएट करनी है। जब भी लाइबिलिटीज़ किसी चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है, यानी फ्यूचर में जो पे करना पड़े, उसको कहते हैं प्रोविज़न। इसीलिए कहा जाएगा प्रोविज़न फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, जिसकी वैल्यू दी गई है 2000। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन के डेबिट में 3 चीज़ें अब तक आ गई हैं, सबकी वैल्यू कोइंसिडेंसली 2-2 हज़ार रुपये है। और एक पॉइंट रह गया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हल्के से एक वर्ड के गलतफहमी की वजह से गलतियां हो सकती हैं। तो लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब सीधी सी बात, जैसे ये एरो तुम लोग देख रहे हो, मतलब कि नीचे करो, कम करो। तो कुल मिलाकर हमें आउटस्टैंडिंग रेंट को कम करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट होता है लाइबिलिटीज़, जैसे सामने देख रहे हो तुम लोग, लाइबिलिटीज़ का कम होना मतलब क्रेडिट साइड। तो देखो ये तो कंफर्म है कि क्रेडिट साइड हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो तुम लोग के सामने है। लेकिन अब तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो 11,200 मेंशन किया गया है उसके बगल में 2 लिखा हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट को घटा करके 11,200 लाना है। अब देखो कंपेयर करना, बातों को समझना। आउटस्टैंडिंग रेंट पहले 13,000 था, उसको कम करो, डाउन करो कितने तक, 11,200 तक। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्या आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 से कम हुआ है? नो सर, सर वो Sir. 11,200 उसका करंट वैल्यू है। मतलब कुल मिलाकर ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ इतना कम हुआ है जिससे कि प्रेजेंटली वो 11,200 हो जाना चाहिए। मतलब उनका डिफरेंस अगर जो निकालेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितना घट रहा है। और अगर यहाँ जो 2 वर्ड लिखा है ना, 2, इसी जगह पर बाय लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन बाय 11,200, तब हम लोग कह सकते थे कि 13,000 भले था, लेकिन अब उसको कम कर दो, यानी माइनस कर दो कितने से, 11,200 से। ये उसका मतलब हम निकाल सकते थे तब जब उसमें बाय लिखा होता। तो देख सकते हो एक ही वर्ड, ये जो 2 वर्ड है और एक बाय वर्ड है, इन 2 वर्ड का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में। इसीलिए ऐसे टर्म्स को लाइटली कभी कोई ना ले। तो देख सकते हो ये रहा, 13,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट था, 11,200 होना चाहिए, तो 1,800 रुपये कम हुआ। तो फाइनली 2,000, 2,000, 2,000, 6,000 टोटल हो गया, और इधर सिर्फ 1,800 है, तो लॉस के तौर पर इधर आ गया 4,200। और जो एज पर द गिवन रेशियो ऑफ द क्वेश्चन दैट इज 3:2 बांट दिया जाएगा, जिससे वैल्यूज बन रही है 2520 एंड 1680। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो कुछ समझना समझाना था मैंने बता दिया है। अब अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे। नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. एक चीज़ और देखो, मैंने रिवॉल्यूशन के नीचे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। ये चीज़ें देखो लिखा है तुम लोग के समझने के लिए, ये वर्किंग नोट्स नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ तुम लोग ऐसा वर्किंग नोट बनाकर दे भी देते हो ना, तो डेफिनेटली इट विल गिव स्पेशल अटेंशन टू द एग्जामिनर्स। उनके लिए और भी अच्छा होगा, मतलब तुम्हारे लिए नुकसान कभी नहीं होगा, तुमको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे इससे, क्योंकि वो जानेगा कि बच्चे ने काफ़ी डिसेंट वे में, काफ़ी इंप्रेसिव वे में सॉल्यूशन अपना प्रेजेंट किया है। देखो क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग इसमें, वो समझने की कोशिश करना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 अंदर था, और बाहर क्लेम बताया था वर्कमैन के अगेंस्ट 3,000 का। तो इसी का रूल मैंने तुम लोग को वहाँ समझाया था, अब वही चीज़ यहाँ लिखित फॉर्म में देखो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 5600, उस 5600 में से 3,000 रुपये का क्लेम बताया, इसलिए वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर क्लेम के नाम से। और जो बाकी का बच जाएगा 2,600 रुपये, वही है हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल, यानी ओल्ड रेशियो में बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में। कल भी इस तरह का एडजस्टमेंट आया था, तो मैंने ये सारी बात बताई थी, और आज भी ये रिपीट हो चुका है। तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितना था वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमारे सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अब ध्यान से पार्टनर्स कैपिटल को भी समझोगे सभी लोग। तो मैं स्टार्ट करूँ पार्टनर्स कैपिटल। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब तो खैर 2 दिन बीत चुके हैं कंटिन्यूसली पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप्स को दिए हुए। 5 स्टेप्स की बात मैंने की थी, और फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ 5वें स्टेप्स क्या क्या थे। पहला स्टेप था हमारा बैलेंस बीडी, जो क्रेडिट में आता है नॉर्मली हर क्वेश्चन में, जिसका मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू। दूसरा स्टेप आता है उसके बाद, वो होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो आया है, जैसे ये रहा लॉस, तो ये यहाँ था क्रेडिट साइड, ये पार्टनर्स कैपिटल के इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट होता तो वो डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता, जैसा कल हुआ था। तो वो है दूसरा स्टेप।
तीसरा स्टेप हमारा वो है जो हमने क्वेश्चन में पहले ही आइडेंटिफाई किया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस एज डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पूरा नहीं पार्शियल अमाउंट जो एज पर द कंडीशन हो रहा है इस क्वेश्चन में 2600 रुपए, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल ओल्ड रेशियो में। ये हो गए 3 स्टेप। चौथा स्टेप है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर क्या कैपिटल लाया है। तो समीर ने ब्रिंग किया 40,000 का अपना कैपिटल लिखा हुआ है, और जिसके लिए इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कैश वर्ड लिखा है, तो हम लोग भी कैश वर्ड लिखकर दिखा देंगे। ये चौथा स्टेप था। और पांचवा स्टेप था कि न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम लाया कि नहीं लाया। तो अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, कल के मुकाबले देखो ये छोटा सा नया है, लेकिन फिर भी बताऊं, हमने गुडविल ट्रीटमेंट में ये सारा केस सीखा हुआ है कि गुडविल लाने पर कैसे करते हैं, ना लाने पर कैसे करते हैं। तो इन दैट रिगार्ड तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फुल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो बिल्कुल एक नया चीज आ गया कल से कि आज नया पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाया। तो हम लोग जानते हैं कि लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाता है तो करंट अकाउंट। तो इस तरह से 5 स्टेप्स हमारे ये थे, और अब उसी अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल में हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अब मैं फाइनली पार्टनर्स कैपिटल को सामने रख करके उन 5 स्टेप के हिसाब से डेटा दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, पहला स्टेप आता है बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी के मुताबिक है सुशील के कॉलम में 50,000 और सतीश में है 60,000। अगर किसी को लगता है कि बैलेंस बीडी की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है कि कैसे आया 50 या 60,000, तो पूछ सकते हैं, मैं दिखा दूं बैलेंस शीट में कहाँ है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो सभी लोगों को पता चल चुका है बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप था उसके बाद, जैसा हमने कहा था कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करना है, और जैसा सब लोग जानते हो रिवैल्यूएशन के इस तरफ क्रेडिट साइड में लॉस बटा गया था, उसी लॉस को वहां से उठाकर हम पोस्ट कर रहे हैं। ये रहा डेबिट साइड, जैसा देख पा रहे हो, रिवैल्यूएशन का लॉस जो जैसा बटा था एग्जैक्टली वो कॉपी कर दिया गया दोनों पार्टनर्स में। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप इसके बाद आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स को पहचाना था हमने, उसको बस होल्ड रेशियो में बांट लेना है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि 5600 वैसे तो था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टोटल अमाउंट, लेकिन हमने ये समझा कि 5600 रुपीज़ नहीं बटेगा। इसलिए नहीं बटेगा क्योंकि इसमें से कुछ क्लेम था, और वो क्लेम था 3000 का। तो पहले इस क्लेम को हम लोग अलग कर देंगे प्रोविजन के नाम से, और जो बाकी का बचेगा 2600 रुपीज़, जो स्क्रीन में करके दिखा भी रहा हूँ, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल है। इसी को बांटेंगे उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में। तो अकॉर्डिंगली बट करके आ गया 1560 और 1040। देखो, जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा क्वेश्चन में, अलर्ट होके ये करना मेरी हिदायत है, वरना सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से। इमेजिन करो कि तुमको बांटना है असलियत में 2600, ये तुम्हारा रियल अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है इस क्वेश्चन में। अगर बाई मिस्टेक इसको मैं बांट दूं इतने रुपए से, जो टोटल वैल्यू थी, थोड़ी सी लापरवाही मैंने की और मैंने पूरे फुल वैल्यू को बांट दिया, तो क्या ये मेरा पूरा क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचो, जबकि कितने मेहनत से बैलेंस बीडी भी सही लिखा मैंने, रिवैल्यूएशन का लॉस सही लिखा, डिस्ट्रीब्यूटेबल में ये सही बांटा, ये भी सही किया, ये भी सही किया, डिफरेंस भी इतने मेहनत से निकाला, लेकिन इस छोटे से इस जगह पर मिस्टेक की वजह से अल्टीमेटली ये सारी वैल्यूज गलत हो जाएगी हमारी, ये सारी वैल्यूज, और नंबर कट जाएंगे अच्छे खासे। तो इसीलिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का नाम आता है। तो इस तरह से स्टेप 1 हो गया बैलेंस बीडी, स्टेप 2 रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर हो गया, स्टेप 3 में डिस्ट्रीब्यूटेबल में एक चीज मिला, और स्टेप 3 में ही डिस्ट्रीब्यूटेबल में एक और नाम था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने बताया भी था, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल है तो वो इस तरफ लाके बांटा जाता है, और अगर एसेट साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है तो वो यहाँ लाके बांटा जाता है। ये बात तुम लोगों ने अब तक फील किया होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटीज में था, इधर था, तो उधर से इधर लाके हमने बांट दिया। और इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हमारे एसेट साइड में इधर मौजूद था यहाँ पर, तो हम लोग उसको इधर लाके बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते समय कोई कंडीशन नहीं होता, बस डायरेक्टली जो वैल्यू दिया गया उसको बांट दो उनके रेशियो में, तो ये बढ़कर आ गया। तो अब तक हमने तीनों स्टेप्स अच्छे से कर लिए हैं, और सबको बता रहा हूँ, ये जो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है और तीसरा स्टेप, ये जो हमारे पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां तक ये तीनों स्टेप मिलते रहेंगे हम लोग को बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए इन तीनों स्टेप को तो अच्छे से याद ही कर लो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन तो इसी से निकल जाता है। और फिर चौथा स्टेप था कि हमें बाय क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक लिखना था, और हमने ऑप्ट किया कि बैलेंस शीट में कैश है इसलिए हम भी कैश लिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब इतना है कि नए पार्टनर समीर का कैपिटल कितना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के मुताबिक नए पार्टनर ने 40,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और फिर 5वां स्टेप था हमारा प्रीमियम या तो करंट अकाउंट।
सब लोगों को पता है, मैं याद दिला दे रहा हूं, अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर बांटते हैं, नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता है तो करंट अकाउंट लिखकर बांटते हैं। और क्वेश्चन में इस समय साफ साफ लिखा था कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग या कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इसलिए इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन किया गया है जो कि 1800 है और 1200 है। ठीक है, अच्छा रह गया बांटा कैसे गया है। एक मिनट जरा होल्ड करना, सुनो कह रहा था थोड़ा सा लगा दो लैपटॉप चार्ज में लगा दो जरा। हाँ देखो, 1800 और 1200 आया कैसे, जरा इसकी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि न्यू पार्टनर का प्रीमियम में शेयर था कितना। अब पहले हम वो जानेंगे कि प्रीमियम का शेयर दिया है क्वेश्चन में कि नहीं दिया है। तो जरा एक बार क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखो लिखा था कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल अमाउंट। अब गुडविल तो नहीं लाया ये बोल दिया, लेकिन कितना नहीं लाया ये तो नहीं बोला। तो हम लोग ने सीखा है कि जब भी क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म, सॉरी गुडविल कितना है उसका लाना है कि नहीं लाया है वो पता लगाना हो, तो सबसे पहले हमें गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए और उसके उस शेयर से मल्टीप्लाई कर देना होता है जिससे कि उसका प्रीमियम का अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ में करना है हमें और कुछ नहीं करना है। गुडविल निकालने का मेथड पॉइंट नंबर 7 में दिया है कि गुडविल वैल्यूड करना है 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। और देखो खास बात ध्यान रखने वाली, लेस 12,000, कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद 12,000 लेस भी करना है, ये भी बोला गया है। तो फॉर्मूले का जो बेसिक सिस्टम है कि एवरेज प्रॉफिट निकालो और इनटू परचेज ईयर करो, उससे जितना आएगा उसमें 12,000 घटाओ। अब 12,000 क्यों घटाना है इसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो घटाना है, बस इतना ही हम जानते हैं। लेकिन घटाना है क्योंकि बोला है, तो इससे जो आएगा वो गुडविल ऑफ द फर्म आएगा एंड देन उसके मदद से हम लोग उसका प्रीमियम पता लगा सकते हैं कि जो उसने कंट्रीब्यूट किया या नहीं कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, सभी को ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब जरा एक बार हम देख लेते हैं गुडविल का ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन कि इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या डेटा अवेलेबल है और क्या हमारा गुडविल वगैरह वगैरह आ रहा है। देखो पहले तो गुडविल ऑफ द फर्म हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्वेश्चन बोला गया था एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर 1.5। अब देखो 1.5 को या तो 1.5 लिख सकते हो या तो 3/2, इट्स योर चॉइस। एंड माइनस 12,000 क्वेश्चन में खुद बोला गया था। तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 एंड 1.5 यानी परचेज ईयर 3/2 एंड देन जो आएगा उसमें से 12,000 माइनस करना है। तो पहले इस ब्रैकेट यानी एवरेज प्रॉफिट और परचेज ईयर को पहले सॉल्व कर लेना है, यहाँ मिक्स नहीं करना, मैथमेटिकली सिंपल वे में करना है कि एवरेज प्रॉफिट को पहले 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 30,000 और फिर लेस 12,000 बोला था तो वही 12,000 माइनस हुआ तो 18,000 आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। एंड एज ऑलवेज एवरेज प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला या कैलकुलेशन, जो 3 प्रॉफिट लॉसेस दिए गए उनको जोड़ लिया, 10,000 20,000 30,000, बहुत सिंपल सी वैल्यूज थी, डिवाइड बाई 3, तो एवरेज आ गया है 20,000 जो हमने ऊपर यूज़ किया भी है। अच्छा, अब गुडविल ऑफ द फर्म आ चुका है तो अब उसका शेयर निकालना है, समीर का शेयर। तो समीर का शेयर था 18,000 में 1/6 एज गिवन शेयर और जो आएगा 3,000 और जो क्वेश्चन के मुताबिक नहीं ला पाया है यानी कि करंट अकाउंट। तो सारे कैलकुलेशन हमने इस जगह पर देख लिए हैं और देखो मैंने तुम लोग करके भी दिखाया है वर्किंग नोट वहीं पर जहां उसकी जरूरत थी, यानी जस्ट बिलो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि न्यू पार्टनर का प्रीमियम का शेयर कितना था, तो वो था 3,000। अब हमें जानना है कि वो बटेगा कैसे, और अब हम जानते हैं कि इसको बांटने के लिए हमको चाहिए होता है कौन सा रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो, जिसका फॉर्मूला 3 है। और दिए गए क्वेश्चन के डिटेल्स को अगर फोकस करें तो उस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन में जो सबसे सुटेबल फॉर्मूला बन रहा है वो ये कि द ओल्ड रेशियो, गिवन ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि ना हमारे पास सेक्रीफाइसेज अवेलेबल है और ना ही हमारे पास न्यू रेशियो का कोई डेटा अवेलेबल है। तो बस 3,000 रुपये को उनके 3:2 में बांट देंगे तो 1800 और 1200 आ जाएगा। तो हमने स्टेप वाइज स्टेप्स 5 स्टेप्स कर लिए हैं और मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ। पहले स्टेप के अकॉर्डिंग बैलेंस बीडी, दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन का लॉस, तीसरे स्टेप के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जिसमें 2 चीज़ थी, चौथे स्टेप के अकॉर्डिंग बाय कैश या बैंक जिसका मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल, और 5वें स्टेप में प्रीमियम या तो करंट अकाउंट एज गिवन इन द क्वेश्चन इन सेक्रीफाइस रेशियो। इतना करने के बाद तुरंत टोटलिंग करने नहीं लगना तुम लोग को। इतना करने के बाद एक बार जरूर से जरूर ये काम कर लेना कि क्वेश्चन को एक बार दोहरा के देख लेना कि क्या कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। जैसे मैं देखो पढ़ रहा हूँ, दोबारा से देख लेना कि कोई पॉइंट छूट ना जाए बस। तो लिखा है जैसे समीर ने ब्रिंग किया, कैपिटल और गुडविल नहीं ला पाया, हमने यूज़ कर लिया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, इसका भी इस्तेमाल कर लिया। बैड डेट्स का इस्तेमाल हो गया, क्रेडिटर्स का इस्तेमाल हो गया, डैमेज के क्लेम का इस्तेमाल हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट का इस्तेमाल हो गया,
तो देखा जाए, और लास्ट पॉइंट गुडविल का भी इस्तेमाल हो गया। तो जितने भी पॉइंट्स दिए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन का डेटा सॉल्व हो चुका है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल हमारा कंप्लीटली बन चुका है। अब हम रेडी हैं कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट। तो ये बात सबको समझ में आई जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि क्या हमें क्रॉस चेक करना है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो आई बिलीव कि सब लोगों को ये बात पता है, और कई बार दोहराया भी है मैंने कि बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो बैलेंस सीडी ऑलवेज रेफर्स टू द डिफरेंस ऑफ बोथ द साइड। तो पहले हमने इन सबको टोटल किया 50 प्लस 1560 प्लस 1800, तो वो टोटल ये रहा, और उस टोटल में से हमने घटाया एक और एक, ये दो अमाउंट। याद होगा कल के दोनों ही क्वेश्चन में डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो जो टोटल आ रहा था वही का वही बैलेंस शीट में चला जा रहा था। तो मैंने कल ये भी कहा था कि ये कोई रूल नहीं है। वो अलग बात है कि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है इसलिए वही रिपीट हो रहा है, बट इस समय डेबिट साइड में कुछ अवेलेबल है, दैट्स वाई बैलेंस शीट सेम टू सेम ये नहीं है, देख सकते हो अलग है, क्योंकि इसमें से ये दोनों चीज़ घटाना भी पड़ रहा है जो डेबिट साइड में लिखा गया है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट पार्टनर सतीश के लिए भी सॉल्व किया। तो सतीश का डेटा जो दिया था उसके अकॉर्डिंग टोटल आया 62,240, और माइनस किया गया ये दोनों टोटल का अमाउंट, और जिससे कि उसका बैलेंस शीट आ गया है 58,960। और तीसरे पार्टनर में तो हमेशा तुम लोग जान चुके होगे कि जो बैलेंस शीट होता है वो टोटल ही होता है, और नए पार्टनर में अलग से कुछ और मिलता भी कभी नहीं है। तो इन दिस वे हमारे नए पार्टनर का बैलेंस शीट 40,000 है, और बाकी सबका चेंज होकर जितना आना था सो आ चुका। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल में जितने भी चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। क्या किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. सो फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड टू द लास्ट फॉर्मेट, जो कि बैलेंस शीट है। उसके बाद जर्नल एंट्री डेफिनेटली बची हुई है। तो बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं अब हम। ध्यान से फिर एक बार सब लोग बैलेंस शीट को समझोगे, और जैसा मैंने कहा था किसी एक साइड को पहले पिक कर लेना है एंड देन अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करने हैं। तो देखो मैं फिर एक बार लायबिलिटीज़ को ही पिक कर रहा हूँ, और बताया था कल भी, मैंने आज भी बता रहा हूँ, रैंडम साइड है। मैं आदत मेरी आदत में है कि मैं लायबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन का लायबिलिटी साइड देखेंगे। देखो लायबिलिटी साइड में पहला नाम क्या दिख रहा है? आउटस्टैंडिंग रेंट। अब जो आउटस्टैंडिंग रेंट में चेंजेस बोले गए हैं उसको समझकर चेंज करके लिख दो। जैसे यहाँ बोला गया था आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में कि उसको घटा करके ले आओ 11,200 रुपये तक। तो देखो रीवैल्यूएशन में तो हमने सिर्फ ये दिखाया कि कितने से बढ़ा या कितने से घटा, सिर्फ हमने डिफरेंस दिखाया। लेकिन हमको बैलेंस शीट का मतलब ये समझ लेना है कि बैलेंस शीट में वो वैल्यू दिखाएंगे जो घटाने के बाद या बढ़ाने के बाद नई वैल्यू है। तो घटने के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट तो 11,200 ही होना है, इसलिए 11,200 ही दिखाना है। ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट का पॉइंट। दूसरा पॉइंट था क्रेडिटर्स का, कि क्रेडिटर्स में है 20,000 रुपये पहले से, और क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट में बोला गया था क्रेडिटर्स को पे करना है 2,000 और ज़्यादा, 2,000 और पे करोगे फ्यूचर में, पेड नहीं किया है, पेड करना है। तो 20,000 जो था वो अब कितने में हो गया कन्वर्ट होकर? तो 22,000। तो डायरेक्टली लिख देना है 22,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नाम लायबिलिटी साइड में अवेलेबल है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और सब जानते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस वर्कमैन रिजर्व में से ये अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है उसके प्रोविज़न फॉर क्लेम में 3,000 रुपये। तो वही 3,000 रुपये लायबिलिटीज़ में आ जाएगा प्रोविज़न फॉर क्लेम के नाम से। देखो ये रहा प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 रुपीज़ से। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का रिप्लेसमेंट। नाउ लायबिलिटी साइड में इसके बाद नेक्स्ट नाम क्या दिया है वो देखते हैं। तो सर हाँ बोलो। सर अगर पुराने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एडजस्टमेंट में उसका कोई एडजस्टमेंट हो तो उसको भी न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कंडीशन चाहे जो हो, लेकिन ये हमेशा तुम लोग को देखने को मिलेगा कि नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं आएगा। उसका रीज़न है या तो उस क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के मुताबिक जो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा और बचा हुआ फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं होगा तो पूरा का पूरा फंड ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हर हाल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जीरो होना तय है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नए बैलेंस शीट में कभी नहीं आता। ठीक है? ओके सर। तो हमने वर्कमैन रिजर्व तक की चीज़ों को चेंज करके दिखा दिया। नेक्स्ट नाम वैसे तो है कैपिटल, तो अब हम कैपिटल ही लिख लें, लेकिन तुम लोग देख पा रहे होगे मैंने अगला नाम कैपिटल नहीं लिखा है बल्कि लिखा है प्रोविज़न फॉर क्लेम फॉर डैमेज। तो कोई ऐसा सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट में कैपिटल रहे तो उतना ही अच्छा है। और जैसा तुम लोगों ने कल भी सीखा था आज भी बता दे रहा हूँ,
जो भी नया नाम हमारे इन क्वेश्चंस में आएंगे उस नए नाम को बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो देखो इस समय हमारे इस लायबिलिटी साइड में एक नया नाम तुम लोग को दिख रहा होगा, जो कि है ये प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। तो इसी को हमें दिखाना होगा एज अ न्यू नेम ऑन द लायबिलिटी साइड, जो हमारे सामने है, ये रहा प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस 2000। एंड उसके बाद कैपिटल्स तीनों पार्टनर्स का, और जैसा जानते ही हो कि कैपिटल पहले जो था वो नहीं लेना है, बल्कि जो बैलेंस शीट ये तीनों के आए हैं इन्हीं को एज इट इज़ उठा के लेना है। और जो ये रहा बैलेंस सी डी एज इनके लास्ट क्लोजिंग कैपिटल, और जिसका टोटल आ गया 1,47,400। तो इस तरह से लायबिलिटी साइड पूरा हुआ। और कल भी मैंने वार्न किया था कि इसके तुरंत बाद टोटलिंग नहीं करो, पहले एसेट साइड भी पूरा कर लो, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि एग्जैक्टली टोटलिंग का जो पैरेलल लाइन है वो कहाँ खींचना है। अब एसेट साइड की स्टार्टिंग करेंगे तो अगेन समझ के कि किस में चेंजेस करने हैं। पहला नाम आता है कैश, और एडमिशन के चैप्टर में हर क्वेश्चन में कैश या बैंक जिसको भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चेंज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा, एटलीस्ट कैपिटल तो करेगा ही। तो समीर ने कंट्रीब्यूट किया था 40,000 का कैपिटल, लेकिन गुडविल तो नहीं लाया था। अच्छा, गुडविल नहीं लाया था तो क्या गुडविल का 3,000 जोड़ेंगे कैश में? नो सर। No, sir. No, sir. तो देखो No, sir. बिल्कुल ठीक। देखो तो कैश जितना था वो है 10,000, प्लस न्यू पार्टनर जो अपना कैपिटल आया 40,000, मिलाकर हो गया 50,000। और जो वो प्रीमियम नहीं ला पाया था तो उसके लिए हमने नया अकाउंट खोला था ना, करंट अकाउंट के नाम से। और बार बार दोहरा रहा हूँ, जो नया नाम आएगा वो बैलेंस शीट में जरूर आएगा। तो देखो ये रहा करंट अकाउंट का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, तो जिसकी वैल्यू कितनी है 1,800 और 1,200 मतलब 3,000। तो जस्ट इसके नीचे कौन सा साइड होता है बैलेंस शीट में? एसेट साइड। तो एसेट साइड में तुम लोग को दिखाई देगा समीर का करंट अकाउंट, जो मैंने लास्ट में देखो लिखा है समीर्स करंट अकाउंट 3,000। यानी मेरा कहना यह है कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी वजह से मान लो करंट अकाउंट यहाँ आता है डेबिट साइड में, तो इसके नीचे क्या होता है? लायबिलिटीज। तो उस केस में लायबिलिटीज में तुम लोग करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। मतलब मेरा सिंपल सा यही कहना है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। कोई भी नया नाम चाहे रिवैल्यूएशन में दिखाई दे चाहे पार्टनर्स कैपिटल में, वो नया नाम हमारे उसमें जरूर जाएगा बैलेंस शीट में, उसी के जस्ट नीचे वाले साइड में। ये बात सबको शॉर्टकट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से कैश में हमने सिर्फ उसको ऐड किया जो उसने कंट्रीब्यूट। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि सिर्फ ड्राइंग्स दिया रहेगा तो उसको भी कैश से माइनस करेंगे? ड्राइंग्स इन द सेंस कि पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉल किया, वो वाला पॉइंट? यस सर। हाँ बिल्कुल। तो अगर ड्राइंग्स दिया गया, देखो पहले सर तो जब सुनो, सिर्फ वेट वेट ड्राइंग्स वेट लिखा वेट रहे। वेट लेट मी फिनिश। अगर ड्राइंग्स लिखा है तो पहले ही हमने उस ड्राइंग को डेबिट में लिखा होगा, और जो ऑटोमेटिक कैपिटल में माइनस हो ही रहा है ना। तो इसलिए वो ड्राइंग्स अलग से कहीं नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपिटल से मिक्स होकर एडजस्ट हो गया है, और बल्कि उसकी एंट्री बन ही चुकी है। तो उस अकाउंट उस वजह से वो अलग से दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ड्राइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि कैपिटल से माइनस करो। ऑलरेडी ऊपर हमने माइनस कर ही दिया है, तो दोबारा क्यों माइनस करेंगे? इसलिए दोबारा कैपिटल को ड्राइंग्स को अलग से नहीं दिखाना है। ठीक है? यस सर। वरना वो ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, कह सकते हैं ओवर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, दो बार उसको घटाने के बराबर बात हो जाएगी ना, तो वो नहीं कर सकते। तो खैर कैश में चेंज हो गया। कैश के बाद नेक्स्ट नाम जो एसेट साइड मौजूद था वो है डेटर्स। डेटर्स था 80,000 और प्रोविजन था 4,000 और बैड डेट्स था 6,000। ये सारा पॉइंट था। अब उस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देख लो क्या है। तो डेटर्स एज इट इज 80,000 लिख दिया, लेकिन देख सकते हो माइनस प्रोविजन नहीं करना है, सिर्फ माइनस बैड डेट्स करना है। जितना हुआ है वो है 6,000, क्योंकि तुम लोग को ध्यान होगा क्वेश्चन में कोई नया प्रोविजन नहीं बनाया गया। जो ओल्ड प्रोविजन था 4,000 रुपये, उसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके हमने बैड डेट्स को एडजस्ट कर लिया। तो इसीलिए प्रोविजन तो खत्म हो गया, लेकिन बैड डेट्स फाइनली है हमारे पास 6,000 टोटल वैल्यू के तौर पर। वो 6,000 रुपये डेटर से माइनस होगा, और तो डेटर्स की वैल्यू बनेगी 74,000। और डेटर्स के पॉइंट में जो भी मन में तुम लोग को दुविधाएं होंगी, आई नो कि वो थोड़ी बहुत होंगी, तो ये एंट्रीज में वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो थोड़ा सा वेट और सब लोग कर लेंगे, एंट्रीज को देख लेंगे, तो बैड डेट्स की बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। और हमारे क्वेश्चन के मुताबिक मुझे तो नहीं लगता कि स्टॉक में कोई चेंज आया था, नहीं आया था। तो स्टॉक में सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है उसको तो भूल जाओ, वो तो बढ़ चुका है, वो नहीं आ सकता। एंड मशीन, एंड अगेन मशीन में भी कोई चेंज नहीं था, इसलिए
लास्ट के दो जो टर्म्स हैं स्टॉक एंड मशीन, उनको सेम प्रीवियस वैल्यू से रिपीट कर देंगे 20 एंड 38,000। तो इस तरह से एसेट साइड भी कंप्लीट हो चुका है एंड इन दैट वे बैलेंस शीट की टोटलिंग भी आ जाएगी 1,85,600 ऑन बोथ द साइड, और जिससे हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का प्राइम 3 रिक्वायरमेंट, दैट इज रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, पूछ लो, नहीं तो फिर मैं एंट्रीज पर आऊँ। नो सर। सर। डाउट किसी को नहीं है ना? देखो, नो सर। ओके चलो एंट्रीज से बढ़ते हैं। नो सर। जरा एंट्रीज पर ध्यान देना। तुम लोग को दिख रहा होगा पहले मैंने इसको एंट्री नंबर 1 लिखा था, बाद में काट कर थर्ड नंबर एंट्री लिखा है, इसको 1 लिखा है, इसको 2 लिखा है। तो ऑब्वियसली पहले मैंने जल्दबाजी में एंट्री नंबर 1 लिख दिया ऊपर, जबकि पहली एंट्री तो यही बननी थी, क्योंकि बैड डेट्स से रिलेटेड इस क्वेश्चन में 1 2 नहीं 3 3 मामले हैं। यहाँ पर देखो क्या है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में बैड डेट्स बोला गया था 6,000 रुपए, तो तुम लोग याद होगा क्लास 11th में बैड डेट्स की एंट्री क्या बनाया करते थे? सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाँ, Yes, sir. तो बस देख सकते हो सेम टू सेम वो एंट्री पहले बनानी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री सबसे पहले बनेगी बैड डेट्स के लिए। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेट्स का पॉइंट तो बाद में गया, पहले उसकी एंट्री इस तरह बनानी होगी हमें। तो 6,000 से हमने बैड डेट्स को डेटर से घटाया, ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कि जो बैड डेट्स हुआ है हमारा, वो बैड डेट्स प्रोविजन के मदद से हुआ था राइट ऑफ, तो उसकी अगली एंट्री तो जो सामने तुम लोगों के कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो अब बात यह है कि बैड डेट्स तो हुआ है 6,000, लेकिन राइट ऑफ 6 नहीं हो पा रहा, राइट ऑफ सिर्फ 4 ही हो पाया, इसलिए 4,000 को हमने राइट ऑफ किया। और जो 2,000 का बैड डेट्स नहीं राइट ऑफ हो पाया, वो आ गया ये रिवैल्यूएशन में एज 2,000। तो यही मैंने कहा बैड डेट्स के 3 इफेक्ट्स पहले हम दिखा लेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इस रिवैल्यूएशन की एंट्री में कंबाइंड वे में आ चुका है। तो इसलिए ये था हमारा फर्स्ट इफेक्ट यानी फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री। और थर्ड एंट्री से हम स्टार्ट करेंगे वही चीज़ जैसे हम लोग जानते हैं सभी लोग कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री बनाना। जैसे देखो मैं दिखा देना चाहूँगा सभी लोगों को, ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस रिवैल्यूएशन के हिसाब से इन तीनों को मिलाकर एक एंट्री, और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग रेंट की एक एंट्री, और फिर उसके बाद लॉस की एक सेपरेट एंट्री। बस यही स्टेप फॉलो करके और 3 एंट्रियाँ बना लेंगे तो रिवैल्यूएशन का मामला खत्म हो जाएगा। तो वापस आता हूँ एंट्रीज में। देखो सर एक बार डेटर्स वाला एंट्री वापस से समझा दीजिए ना। समझा देते हैं। देखो डेटर्स का पहला इफेक्ट हमें एंट्री जब भी बनाना होगा इस चैप्टर में, तो याद रखना जितना बैड डेट्स बोलेंगे पहले बैड डेट्स की एकदम नॉर्मल 11th वाली एंट्री बनानी है सभी लोगों को। अब जो एंट्री हमारे सामने है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसका इम्पैक्ट बैड डेट्स पर पड़ रहा है और डेटर्स पर, जो रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आया, डायरेक्टली बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो गया। ये एक एंट्री बनानी है। दूसरी एंट्री तब बनानी है जब हमारे पास प्रोविज़न भी मौजूद हो क्वेश्चन में, अगर बैड डेट्स है और प्रोविज़न भी है तो हम उस प्रोविज़न के मदद से बैड डेट्स को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो प्रोविज़न था 4,000, उस 4,000 की मदद से हम बैड डेट्स में से 6 तो नहीं लेकिन 4,000 को राइट ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट टू बैड डेट्स लिखकर ये दूसरी एंट्री बना लेनी है। और फिर अगर इन केस कोई एक्स्ट्रा बैड डेट्स बच जाता है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, तो एक एंट्री और बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। लेकिन अब मैंने इसी में बाकी को भी मिक्स किया हुआ है तो वो एक एंट्री में सारा मर्ज दिख रहा होगा। अदरवाइज एक एंट्री अलग से चाहो तो बना सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 2,000 से। ठीक है, तो ये 3 तरह की एंट्रियां बनाई जाती हैं बैड डेट्स को लेकर के। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके तो अब जैसा हमने कहा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जितना कुछ है उन सबको एक एंट्री में कंपाइल करना है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में था रिवैल्यूएशन डेबिट 2 बैड डेट्स, 2 क्रेडिटर्स एंड 2 प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज। अगर देखो बैड डेट्स की एंट्री सेपरेटली बना चुके हो कि रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स बना चुके हो तो इस पर मिक्स मत करना, लेकिन नहीं बनाए हो तो मिक्स यहाँ जरूर कर लेना। जैसे देख सकते हो मैंने कहीं अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स नहीं लिखा है, तो मैं इसी में उसको रख रहा हूँ और बाकी को भी इसी में मिक्स कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए, बस और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन के डेबिट के सब चीज़ों को लेकर के एक एंट्री ये बना दिया हमने, यानी एंट्री नंबर 3 हो गया ये। उसके बाद ये रहा आउटस्टैंडिंग रेंट वाली एंट्री क्रेडिट साइड से, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1800 से। तो अब तक हमारी 4 एंट्रियाँ बन गई और अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था उसको बांट रहे थे, उसकी एंट्री ये रहा अगला स्टेप। तो रिवैल्यूएशन का लॉस बांटा गया तो सुशील्स कैपिटल डेबिट, सतीश कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो लॉस था 4200 वो बढ़ चुका था इतने रुपए में।
तो बांटा हुआ अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देखो, यूज़ करो और लिख दो। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री सबने अपने लास्ट चैप्टर में ही सीखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू है 5600, उसमें से 3000 रुपये क्लेम में जाएगा तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जो बाकी का 2000 बच जाएगा उसको बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, तो टू सुशील्स कैपिटल टू सतीश कैपिटल। ये एंट्री सब लोगों ने पिछले चैप्टर में बनाई थी। तो बताओ जल्दी से, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यानी एंट्री नंबर 6 तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. तो 6th एंट्री तक हो चुका है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल के नेक्स्ट चीज पर। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल का नेक्स्ट चीज था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एसेट साइड था एज अ लॉस। तो सुशील्स कैपिटल, सतीशेस कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अगेन उसको बांटने की वैल्यू हमने प्रीवियस बांटे हुए वैल्यू को कॉपी कर लिया। तो जैसा याद होगा कल मैंने बताया था, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को बनाने के बाद वो जो 5 स्टेप्स थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, उसको फॉलो करोगे तो काम आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हो उन 5 में से एक स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल का और एक और डिस्ट्रीब्यूटेबल, 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल का तो उसी में आ गया। फिर अगला स्टेप आता है न्यू पार्टनर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। तो न्यू पार्टनर ने सिर्फ अपना कैपिटल दिया था, तो बैंक अकाउंट, बल्कि यहाँ बैंक गलत हो गया, बैंक नहीं कैश लिखेंगे क्योंकि हमने बैलेंस शीट में कैश को देखकर कैश वर्ड यूज़ किया था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल, सब लोग इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, अदरवाइज बैंक में इंपैक्ट पड़ जाएगा इसका। तो कैश अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल 40,000, और उसके बाद प्रीमियम लाया होता है तो प्रीमियम लिखकर बांटते हो, नहीं तो करंट अकाउंट लिख के बांटते हो। तो अकॉर्डिंगली समीर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सुशील्स कैपिटल टू सतीश कैपिटल, और उसको रेस्पेक्टिवली जो हमने बांटा हुआ था। तो इस तरह से कल के क्वेश्चन में 5 या 6 ही एंट्री बनी थी, लेकिन आज 9 एंट्री बन गई। उसके पीछे रीजन निकला मेन, वो है बैड डेट्स। तो जल्दी बताओ, ये पूरा क्वेश्चन फाइनली खत्म हो चुका है। कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। सर ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। अब ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इसका रीज़न था कि इसके सॉल्यूशन में ही काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी। नाउ अब पहुंचते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये पिछले क्वेश्चन के मुकाबले छोटा ही है सॉल्यूशन में भी और डिटेल्स में के मामले में भी। हाँ, लेकिन ये जरूर है इस क्वेश्चन में कि पार्टनर्स 3 है, जो अपने आप में एक बड़ा दिक्कत का काम है कैलकुलेशंस के रिगार्ड्स में, एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल को ड्राफ्ट करते समय। देखो फिलहाल क्वेश्चन है, दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है बड़ा अजीब सा है, 11:7:2। खैर जो भी है, फिलहाल ये रेशियो है। बैलेंस शीट सामने है, तो जल्दी से देखो और बताओ सब लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स के नाम पहचानो, है कि नहीं है? सर रिजर्व फंड है। सर रिजर्व फंड। अदर देन रिजर्व फंड कोई और चीज? अदर देन रिजर्व फंड कोई और? सर शायद पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, चलो ठीक है, लेट मी क्लियर। रिजर्व फंड तो बिल्कुल सही जवाब है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है, बट पब्लिक डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। तुम लोग खुद जवाब देना, खुद ही समझ जाओगे। पब्लिक डिपॉजिट वर्ड का जो मतलब है तुम लोगों ने क्लास 11th में सोर्स ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ था, याद है सभी को? सोर्स ऑफ फाइनेंस, यस सर। जिसमें ये बताया गया था कि जब कोई कंपनी या कोई फर्म बिजनेस पब्लिक से डिपॉजिट लेती है सिमिलर टू अ बैंक, और उनको रिटर्न्स में बैंक से ज़्यादा बेहतर इंटरेस्ट देती है, तो इसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोचो, इस पार्टनरशिप फर्म ने पब्लिक से, आम जनता से 1,19,000 रुपये डिपॉजिट्स के तौर पर लिए हैं जैसे बैंक लेती हैं। तो क्या पार्टनरशिप फर्म के पास अधिकार है कि इस पैसों को बांट ले वो तीनों पार्टनर आपस में? बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैंने ये पूछा कि पब्लिक डिपॉजिट्स का जो मतलब निकाला जाता है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से, जिसका मतलब है कि पब्लिक के फंड्स को, पब्लिक के सेविंग्स को हमने अपने पास जमा करवाया है, तो क्या तुम्हारे पास हक है कि तुम पब्लिक के सेविंग्स को आपस में बांट लो? बोलो। नो सर। No, sir. तो भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल No, वो sir. बटेगा ना जिसमें तुम लोग का हक बनता हो बांटने का। तो पब्लिक डिपॉजिट ऐसी कोई चीज नहीं, इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। और रह गया एक और चीज, तुम सभी लोगों को मैंने लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स दिए हुए थे, उसमें कहीं भी पब्लिक डिपॉजिट का नाम था क्या? बोलो। नो सर। तो 2 तरह से मैंने क्लियर No, किया, sir. एक तो उस लिस्ट में भी नाम नहीं था, और सबसे बड़ी बात तो मीनिंग की बात करते हैं, तो पब्लिक डिपॉजिट के नाम से तुम लोग कंफ्यूज थे, तो मैंने क्लियर कर दिया है कि इट इज सिंपली अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑलवेज रिटर्न करना पड़ता है उसको जिससे हमने लिया होता है, यानी पब्लिक को ये पैसे में वापस लौटाने पड़ेंगे, इसलिए हम आपस में बांट नहीं सकते इन पैसों को। तो दिस कैन नॉट बी अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम।
खैर, तो बैलेंस शीट से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को रिकॉग्नाइज किया एज रिजर्व, ओनली रिजर्व है और कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूटेबल। एंड नीचे अदर डिटेल्स में आदित्य नाम का पार्टनर एडमिट किया गया है, 1/5 शेयर है। देखो ऐसे लिखावट से खासकर अलर्ट होना है सबको। हमारी आदत पड़ जाती है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं फ्रैक्शन में 1/5 या 1/3 1/2, और यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है तो अक्सर दिमाग से स्लिप हो जाता है कितना था। तो या तो वर्ड में पढ़ो तो तुरंत वहाँ पे खुद से लिख लो पेन से कि 1/5 का मतलब क्या है। एंड फिर बोला गया है कि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 4,50,000 एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, ये भी हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है। चलो, अब जैसा मैंने कहा था क्वेश्चन को पढ़ते समय हम सारा डिटेल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बारीकी में बाद में आएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे वो चीज़ें जो हमारे काम का हो। तो एक पॉइंट फर्नीचर के बारे में बोला है, फिर एक पॉइंट में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ है, फिर गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला दिया है, फिर आदित्य के एडमिशन के समय यास्मीन जो कि एक ओल्ड पार्टनर है उसने भी 50,000 रुपये का फ्रेश कैपिटल दिया। जैसे न्यू पार्टनर ने कैपिटल दिया वैसे ही यास्मीन ने भी अपने कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूट किया। और प्लांट मशीनरी के बारे में भी और इवन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के भी बारे में कुछ बोला गया है। तो यानी रिवैल्यूएशन के लिए हमें एडजस्टमेंट तो मिल गए हैं कई सारे, जैसे कि प्लांट मशीनरी का एक पॉइंट है रिवैल्यूएशन के लिए, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का भी पॉइंट रिवैल्यूएशन में जाएगा, उसके बाद क्रेडिटर्स का पॉइंट रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, और यहाँ फर्नीचर के बारे में भी कुछ बोला है तो होप सो ये भी चला जाएगा। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो जाएंगी। अब जब रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो डिटेल्स में पढ़कर समझेंगे कि एक्चुअली कौन कौन सा पॉइंट जा रहा है और कितने से जा रहा है। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वन बाय वन अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और रिवैल्यूएशन में देखेंगे कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा। देखो, तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ जो कि फर्नीचर के बारे में था। तो देखो हमारे क्वेश्चन में फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर है 2,60,000 और यहाँ बोला है कि फर्नीचर ऑफ 2,40,000। देखो इस फर्नीचर में से 2,40,000, ध्यान समझना, लैंग्वेज को पिक करना। ये नहीं बोला है कि फर्नीचर वैल्यू 2,40,000, बोला है कि फर्नीचर ऑफ 2,40,000 मतलब इस 2,60,000 में से एक 2,40,000 का फर्नीचर क्या हुआ उसका, तो वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा। मतलब ये जो तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं इन तीनों लोगों ने इस 2,60,000 में से 2,40,000 का फर्नीचर आपस में बराबर बराबर बांट लिया। तो क्या इस लाइन से साबित हुआ कि फर्नीचर में कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज हुआ है? Yes, sir. नो सर। No, sir. फर्नीचर में ना कोई इंक्रीज हो रहा है ना ही कोई डिक्रीज। फर्नीचर को पार्टनर्स ले जा रहे हैं, दैट इज फैक्ट, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा है। कोई अगर तुम लोग में से सोच रहा है ना कि फर्नीचर डिक्रीज हो गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखो फर्नीचर में डिक्रीज हम तब कह सकते हैं कि फर्नीचर 2,60,000 का था और हमारे ही बिजनेस में रह जाए, लेकिन 2,40,000 उसकी नई कीमत बताई जाए। मतलब हमारे बिजनेस में रहना तो चाहिए ना कम से कम, लेकिन वो तो ये बता रहे हैं कि 2,40,000 का फर्नीचर वो लोग लेकर जा रहे हैं अपने घर, इसीलिए वो तो बिजनेस से खत्म हो जाएगा और रेस्ट बाकी 20,000 का फर्नीचर बच जाएगा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि फर्नीचर की वैल्यूएशन हो रही है। फर्नीचर की वैल्यूएशन नहीं हो रही है, बल्कि फर्नीचर को पार्टनर्स बांट रहे हैं, इसलिए फर्नीचर का कोई भी पॉइंट रिवैल्यूएशन में नहीं जा सकता, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बना। खैर, पॉइंट नंबर बी में आते हैं। क्रेडिटर्स हैं 7,000 के, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। कह रहे हैं देखो क्रेडिटर्स जो हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही मौजूद है 70,000 के, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड में 70,000 हैं। और इस पॉइंट में ये बोला है कि कुछ क्रेडिटर है या एक क्रेडिटर है 7,000 रुपये का जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया और अब उसको अकाउंट में रखना है, मतलब रिकॉर्ड करना है। तो क्या करें इसको? क्रेडिटर्स को बढ़ा ऐसा माने कि क्रेडिटर्स घट गया, क्या माने? Sir, बढ़ा. सर क्रेडिटर्स बढ़ गया। बढ़ गया। Yes, sir. और क्रेडिटर्स बढ़ेगा यानी लाइबिलिटीज बढ़ेगा, तो डेबिट में आता है जो सामने है तुम लोगों के, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 7,000 से ही बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्रेडिटर्स में 7,000 रुपये और रिकॉर्ड करने हैं पहले के मुकाबले। तो इस तरह से क्रेडिटर्स का एक पॉइंट हुआ सॉल्व। दूसरे पॉइंट में गुडविल है, इसको अभी तब तक हम इग्नोर करेंगे जब तक गुडविल के पॉइंट पर हम नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट है एट द टाइम ऑफ आदित्य एडमिशन, फिर यास्मीन ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, ये भी हमारे रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट नहीं है। और लास्ट पॉइंट में था कि प्लांट मशीनरी को रीवैल्यूड किया है 2 लाख। देखो जैसे फर्नीचर में लिखा था वैसा नहीं लिखा है, इस बार साफ साफ लिखा है कि प्लांट मशीन की नई कीमत है 2 लाख, तो इसको हम जरूर दिखाएंगे। पहले प्लांट मशीन था 1,80,000 जो अब 2 लाख हो गया, मतलब पहले से 20,000 रुपये इंक्रीज। और इंक्रीज इन एसेट्स मतलब क्रेडिट साइड, तो देख सकते हो क्रेडिट साइड में प्लांट मशीनरी आ गया है 20,000 रुपये, क्योंकि 1,80,000 पहले था और अब 2 लाख होगा तो 20,000 से बढ़ गया। एंड उसी में लिखा था कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। सेम वही लैंग्वेज जो पिछले क्वेश्चन में था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा,
10,000। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 10,000 था उसको घटाओ, इतना घटाओ कि वो कितने पे आ जाए, 9,000 पर आ जाए। तो इस हिसाब से क्या माने, 9,000 से घटा कि 1,000 से घटा? सर 1,000 से। सर 1,000 से। बाकी लोग चुप हो गए हैं, या तो अब उनको बोलने का मन नहीं कर रहा है या सुनाई नहीं दे रहा उन लोगों को कानों तक आवाज़ मेरी। चलो जो भी है वजह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000 से कम होगा तो क्रेडिट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 माइनस 9,000 यानी 1,000 से आ जाएगा। तो फाइनली रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट हमने लिख लिए हैं और हमेशा की तरह बस कैलकुलेशन सब करने हैं। तो क्रेडिट साइड में दो वैल्यूज़ मिलाकर 21,000 है और डेबिट में सिर्फ एक है 7,000। तो डेबिट में आएगा डिफरेंस यानी कि एज अ प्रॉफिट या गेन, और जो उनके एग्जिस्टिंग रेशियो 11:7:2 में बांट देंगे पर ये तीन वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जल्दी बताएं। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ, पोर्शन की तरफ, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या डिटेल्स है जो लिखे जाएंगे। तो स्टेप वाइज अगेन फॉलो करेंगे। पहला स्टेप आता है बैलेंस बीडी का, और बैलेंस बीडी के अकॉर्डिंग इन तीनों के कैपिटल्स बैलेंस शीट से उठाकर कॉपी कर लिए जाएंगे, जो तुम लोग सब जान चुके हो कैसे आता है, तो उसमें नथिंग टू एक्सप्लेन। देखो जरा, कह रहा हूँ लाइट चली गई, चार्ज में लगा दो। तो इसको कह रहा हूँ लाइट चली गई, चार्ज में लगा दो। हाँ, तो बैलेंस बीडी हो चुका है। दूसरा स्टेप आता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन में आया था हमारा प्रॉफिट यानी डेबिट साइड में, जो वहां से यहाँ डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन ये तीनों का रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन आ गया है। तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जिसमें हमने पहचाना था रिजर्व फंड था, और मैंने बार बार कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल इधर है लायबिलिटीज में वो इधर से इधर बांटा जाता है, और जो एसेट्स में होता है वो उधर से इधर लाकर बांटा जाता है। तो फाइनली रिजर्व को हम लोग क्रेडिट साइड से, सॉरी लायबिलिटी साइड से क्रेडिट साइड लाकर बांट रहे हैं। एंड अगेन जो रेशियो दिया था उस रेशियो का इस्तेमाल करने पर ये तीनों वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। तो 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप था बाय कैश या फिर बाय बैंक। तो हमने इसके लिए पढ़ा था कि पहले हम बैलेंस शीट को देखेंगे और समझेंगे कि कैश लिखना है कि बैंक। तो देख सकते हो बैलेंस शीट में कैश एट बैंक लिखा है 1,59,000। खैर उससे मतलब नहीं है, मतलब तो यह है कि बैंक वर्ड यूज़ करना है, और नया पार्टनर का कैपिटल था 4,50,000। तो उसी अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक और न्यू पार्टनर का कैपिटल 4,50,000। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना सभी लोग, क्वेश्चन में बोला गया था कि न्यू पार्टनर ने 4,50,000 अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, यानी आदित्य ने। और क्वेश्चन के पॉइंट नंबर डी में बोला गया था कि सिमिलर टू न्यू पार्टनर फातिमा यास्मीन ने अपने कैपिटल में एडिशनल कैपिटल 50,000 और कंट्रीब्यूट किया था। तो इसी बाय बैंक के पैरेलल यास्मीन के कॉलम में भी 50,000 रुपये लिख देंगे। अब बस मैं तुम लोग को एक बार दिखा देना चाहूँगा कि वो 50,000 रुपये कहाँ से आया है, किस स्टेटमेंट में था। बस वो लाइन देख लो एक बार, ये रहा कि एट द टाइम ऑफ आदित्य's एडमिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। तो बस इसको नॉर्मल तरीके से क्रेडिट साइड में बाय बैंक के ही अंडर में लिख देंगे, अलग से उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसी बाय बैंक के पैरेलल में इसमें भी उस वैल्यू को लिख देना है। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। एंड देन पांचवा स्टेप था गुडविल का ट्रीटमेंट, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल या करंट अकाउंट चूज करना था, और अब बारी उसी की है। तो देखो पहले यहाँ पे आते हैं कि लाया है कि नहीं। तो लिखा था एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आया। चलो ये कंफर्म हो गया, हम प्रीमियम वर्ड लिख सकते हैं। मामला रह जाता है कितना लाया। तो लिखा है क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूएशन के बारे में कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट लेना तो है लेकिन सिर्फ 2 साल का लेना है, जबकि हमारे पास 1, 2, 3 साल के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, 1, 2 और 3। तो जल्दी से बताओ इनमें से किस वाले प्रॉफिट को यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि लास्ट 2 यूज करना है, एक छोड़ना पड़ेगा। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है क्या सभी को? सभी को आवाज आ रही है कि नहीं? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रही है? नो सर, नहीं आ रहा। नो सर। नो सर। अभी भी नहीं आ रहा है? सर अब आ रही है। सर आ रहा है। यस सर। अच्छा, आ रही है सर।
ओके, तो मैं बात कर रहा था गुडविल वैल्यूएशन के लिए कि लिखा था गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। सिर्फ 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और हमारे पास 1, 2 और 3 प्रॉफिट्स दिए गए हैं। तो मैं पूछ रहा था किस प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। आवाज अगर आ रही है तो रिप्लाई दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? कौन सा प्रॉफिट यूज नहीं करेंगे इन 3 में से? मेरा सवाल कितनी बार रिपीट करूं मैं? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों तक? Sir, 2017 and 18. मतलब मेरी आवाज सबको आ रही है ना? Yes, sir. तो तुम लोग रिप्लाई इतना लेट में क्यों करते हो? यस नो तो बोला करो भाई। मैं कितनी बार करता हूँ, स्क्रीन पे मेरा दिमाग है इस समय या ध्यान है, नहीं मालूम चलता ना तुम लोग को आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। खैर गलत है, 17-18 जवाब बिल्कुल गलत है, ये जवाब सही नहीं है। लास्ट 2 ईयर्स को फॉलो करना है तो हमें लेटेस्ट 2 को यूज करना है, सबसे पुराना छोड़ देना है। बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए तुम लोग। गुडविल वैल्यूएशन के समय सिखाया गया था कि जब भी क्वेश्चन में किसी ईयर को इग्नोर करना है तो उसको इग्नोर करना है जो सबसे पुराना होगा। तो भाई इन 3 में सबसे पुराना क्या 17-18 है? No, sir. तो सबसे पुराना कौन सा ईयर है? No, sir. Sir, 2015 2015, 16. and देखो वो अलग बात है कि 6 लाख इधर भी है, 6 लाख इधर भी है, लेकिन रूल तो गलत है ना। हम लोग को इस 6 लाख को यूज़ नहीं करना जो कि 15-16 के प्रॉफिट्स का है। बाकी ये तो यूज़ होगा क्योंकि ये लेटेस्ट ईयर में है, ये भी लेटेस्ट ईयर में है। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला सिंपल सा था, लेकिन अलर्ट यही रहना था कि हम किसी एक को इग्नोर करेंगे, वो है 15-16 वाला प्रॉफिट। तो अब इसके अकॉर्डिंग गुडविल वैल्यूएशन करना है और उसका 1/5 शेयर निकाल करके उसको प्रीमियम में बांट देना है। तो अब उसके कैलकुलेशन पर बढ़ते हैं एक बार। ये रहा सामने सॉल्यूशन तुम लोगों का, तो जल्दी से एक बार उसको भी समझो। तो गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला इस बार है एवरेज प्रॉफिट इंटू 2.5, और एवरेज प्रॉफिट के लिए 1 साल और 2 साल डिवाइड बाई 2, और टोटल मिलाकर हो गया 8 लाख डिवाइड बाई 2, यानी कि एवरेज हो गया 4 लाख। ना 4 लाख इंटू 2.5 करेंगे तो बन जाएगा 10 लाख। ये हो गया गुडविल वैल्यूएशन। और अब गुडविल वैल्यूएशन के ही मदद से उसका शेयर ऑफ प्रीमियम निकाला जा सकता है, और जो सामने है तुम लोगों के, जैसा कि इस क्वेश्चन में याद होगा 1/5 उसका शेयर था, 10 लाख गुडविल ऑफ द फर्म था, तो 2 लाख बनेगा उसका प्रीमियम का शेयर जो कि उसने कंट्रीब्यूट किया है। नाउ अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट हमारा। तो जैसा हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के अलावा कुछ और नहीं था, तो जो इनका रेशियो था 11, 7 और 2, इस रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानेंगे, और जो उसका प्रीमियम का शेयर बन रहा है उसको बांट देंगे 2 लाख रुपीज़ को उनके 11:7:2 में एज सेक्रीफाइस रेशियो। तो बस इस तरह से देखा जाए तो हमारे पूरे के पूरे, अच्छा 5 स्टेप्स तो नहीं हुए। देखो कहने का मतलब जो 5 स्टेप्स थे हमारे, बैलेंस बीडी, देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, देन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, एंड देन प्रीमियम का ट्रीटमेंट, ये तो हो गया 5 स्टेप। बट इन सब के अलावा एक स्टेप और भी है इस क्वेश्चन में जो हमने अब तक नहीं किया है, और मैं वहाँ ध्यान तुम लोगों का ले जाना चाहूँगा। तो ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट था, और जो कि ये रहा पॉइंट नंबर ए के तौर पर, और वो ये था कि फर्नीचर ऑफ ₹2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। तो फर्नीचर को इन तीनों लोगों ने इक्वली बांटा था, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और इसके लिए हमने अब तक कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो इसी को बस रिकॉर्ड करके दिखाना रह गया है, बाकी पार्टनर्स कैपिटल बन चुका है। तो देखो फर्नीचर को बांटा है तीनों लोगों ने, वो डेबिट में दिखाया है। क्यों डेबिट में दिखाया है? तो उसका सिंपल सा रीज़न है, जब भी फर्नीचर को आपस में कोई बांटेगा तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट या टू एसेट्स का नाम। और जब किसी बिजनेस के किसी बिजनेस के, आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? हेलो
नो आवाज आ रही है अभी? यस सर सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। आवाज क्रैक कर रहा है। यस सर अभी ठीक आ रही है? यस सर। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर यस सर। तो देखो, जब भी बिजनेस का कोई एसेट्स टेकअप करता है पार्टनर, तो उस केस में पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, इसलिए डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट और उस पार्टनर के कॉलम में अमाउंट 80,000, 80,000 एंड 80,000, क्योंकि इक्वली बांटा था 2,40,000 को तीनों लोगों ने, तो 80, 80, 80 तीनों में दिखा दिया गया। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक सारे एडजस्टमेंट्स। एंड अब फाइनली हम लोग को करना है बैलेंसिंग फिगर यानी बैलेंस शीट, जिसका सिंपल सा मतलब सब लोग जानते हो। इस तरफ की टोटलिंग जो यहाँ आया है 6,77,200 एंड माइनस ये 80,000, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया 5,97,200। आवाज आ रही सभी लोगों को? यस सर तो यस यस सर सर। से ही यास्मीन और फातिमा और सभी के कॉलम में हमने टोटलिंग एंड बैलेंसिंग किया, तो ये रेस्पेक्टिव सारे वैल्यूज आ चुके हैं। इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करने वाले, ये सब तुम लोगों के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स हैं, तो तुम लोग उसको खुद भी कर सकते हो और देख सकते हो। एंड फाइनली हम लोग आते हैं अपने आखिरी हिस्से बैलेंस शीट पर। तो देखो, बैलेंस शीट में फिर सेम कॉन्सेप्ट है, किसी भी एक साइड से इस्तेमाल कर लेना है और चीज़ों में जहाँ जहाँ बदलाव करना है भी चेंज करके दिखाने हैं, अदरवाइज सेम टू सेम लिख देना है। तो देखो, बैलेंस शीट का पहला नाम लायबिलिटी साइड से मैं फिर एक बार ले रहा हूँ, क्रेडिटर्स 70,000, और क्रेडिटर्स में जैसा हमने पढ़ा था या रिवैल्यूएशन में लिखा था कि क्रेडिटर्स 7,000 से बढ़ गया है, तो उसको बढ़ा करके लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में 77,000। फिर पब्लिक डिपॉजिट का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब चेंज के तौर पर, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1,19,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सबको याद होगा 10,000 रुपये था और ब्रॉड डाउन टू 9,000 बोला था, तो 9,000 रुपये ही लिखेंगे उसको। और कैपिटल चारों पार्टनर का एज पर द बैलेंस सीडी वो लिख दिया जाएगा, और जो कि रेस्पेक्टिवली आ गया है इतना सारा। ठीक है, ये है हमारे इस क्वेश्चन का बैलेंस सीडी, सॉरी कैपिटल्स एज वेल एज सारे लाइबिलिटीज जिसमें जिसमें चेंजेस करने थे। अब आते हैं असेट साइड पर कि असेट साइड में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को मेंशन करेंगे इसमें। तो एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला नाम हमारा आता है फैक्ट्री बिल्डिंग। देखो, फैक्ट्री बिल्डिंग हमारा पहला नाम है 7,35,000, और अगर तुम लोग को ध्यान हो तो इस क्वेश्चन में फैक्ट्री बिल्डिंग के नाम में कोई चेंजेस नहीं थे, चेंजेस थे बस प्लांट मशीनरी, एसेट्स में के तौर पर सिर्फ प्लांट मशीनरी में ही चेंजेस था। तो फैक्ट्री बिल्डिंग सेम टू सेम छापा जाएगा। प्लांट मशीनरी में जो चेंज हुआ था कि 2 लाख रुपये बढ़ाकर करना है, तो 20,000 बढ़ाकर 2 लाख लिख देंगे। फर्नीचर नो चेंज, स्टॉक नो चेंज, डेटर्स एंड प्रोविजन नो चेंज, इतने सब में कोई चेंज नहीं करना है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश एट बैंक। देखो सामने अब डिटेल सारा है तुम लोगों के। फैक्ट्री बिल्डिंग सेम अमाउंट से आ गया, प्लांट मशीनरी में बढ़ाया था 20,000 तो बढ़ाकर 2 लाख लिख दिया। फर्नीचर में देखो चेंज तो वैसे नहीं हुआ था, लेकिन एक चेंज जरूर हुआ था कि टोटल फर्नीचर हमारे पास थे 2,60,000 के। आवाज आ रही है सबको? यस सर टोटल फर्नीचर हमारे पास 2,60,000 का था, जिसमें से तीनों पार्टनर ने मिल करके 2,40,000 का फर्नीचर आपस में बराबर बराबर बांट लिया था। तो भाई 2,60,000 में से 2,40,000 का फर्नीचर तो चला गया, तो अब बच कितना रहा है, तो सिर्फ 20,000, इसलिए फर्नीचर में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये ही आएगा। देन स्टॉक अनचेंज्ड, डेटर्स अनचेंज्ड, प्रोविजन अनचेंज्ड। लेकिन लास्ट में आते हैं बैंक, तो बैंक में चेंज था। बैंक का इनिशियली अमाउंट था 1,59,000, प्लस न्यू पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया 4,50,000, प्लस न्यू पार्टनर ने प्रीमियम दिया 2 लाख, और प्लस यास्मीन ने भी कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल में 50,000। ये सब मिलाकर जोड़ेंगे तो आएगा 8,59,000 एज द न्यू बैलेंस इन द बैंक, और बस उसके बाद टोटलिंग कर देंगे जो बोथ साइड